नमस्कार दोस्तों। पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी एक बहुत ही डेलिकेट सर्जरी है। सिर्फ सर्जरी ही नहीं, सर्जरी के बाद की केयर भी बहुत जरूरी है, तभी पेशेंट्स को बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं डॉक्टर आशीष सबलवार, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जन, आज आपको पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बाद की पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में बताऊंगा और आपके काफी सारे पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी की पोस्ट ऑपरेटिव केयर और क्वेश्चंस को मैं 16 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा। उसमें से पहला पॉइंट है पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बाद पेन कितनी होती है। देखिए, जब हम सर्जरी करते हैं तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब कि पीठ पे इंजेक्शन लगा के बॉडी का निचला हिस्सा सुन्न कर देते हैं। तो सर्जरी के टाइम तो पता भी नहीं चलता कि कोई पेन हो रही है कि नहीं हो रही। पेशेंट्स तो काफी बारी सर्जिकल कहते हैं कि सर मेरे को पता भी नहीं चला कि सर्जरी हो भी गई और आपने सर्जरी खत्म कर दी है। और सर्जरी के बाद हम लोग हॉस्पिटल में जब रखते हैं तो फिर आईवी पेन किलर्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जिससे पेन कंट्रोल रहता है। और डिस्चार्ज के टाइम जो थोड़ा बहुत पेन होता है वो ओरल टैबलेट्स के साथ कंट्रोल रखते हैं। तो ड्यूरिंग द सर्जरी या उसके बाद ज़्यादा कुछ पेन नहीं होती। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है या उस एरिया में स्वेलिंग हो रही है तो ज़रूर अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका इम्प्लांट ठीक से सेट ना हुआ हो या आपको उधर इम्प्लांट वाले एरिया में इन्फेक्शन हो। तो अपने डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाएं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सके। दूसरी चीज, जो सर्जरी के टाके लगते हैं वो कब खुलेंगे। तो देखिए, सर्जरी के टाइम पे हम लोग एब्जॉर्बेबल सूचर्स लगाते हैं जो अपने आप खुल जाते हैं, उनको निकालने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मली 6 से 8 हफ्ते लगते हैं जब वो सूचर्स अपने आप घुल के निकल जाएंगे। अगर घुल के निकलते भी नहीं है तो इतने लूज हो जाते हैं कि आप आराम से उनको खींच के निकाल सकते हैं। कई पेशेंट्स को सूचर्स निकालने की जल्दी होती है, तो उसके लिए 2 या 3 हफ्ते बाद जब पूरा वुंड सूख जाए तो अपने लोकल डॉक्टर के पास जाके, लोकल यूरोलॉजिस्ट के पास जाके उन टाकों को निकलवा सकते हैं। और अगर किसी के पास ये सुविधा नहीं है कि वो लोकल डॉक्टर के पास टाके निकलवा सकते हैं, तो फिर भी उनके 6 से 8 हफ्ते में सारे टाके अपने आप ही डिजोल्व हो जाएंगे, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तीसरी चीज होती है ड्रेसिंग्स कैसे करनी है। तो देखिए, सर्जरी के बाद हम टाइट ड्रेसिंग करके वुंड को कंप्रेस कर देते हैं ताकि स्वेलिंग ना हो। और अगले दिन सुबह हम लोग वो ड्रेसिंग को खोलते हैं और उसके बाद उसके ऊपर लाइट ड्रेसिंग करते हैं। इस लाइट ड्रेसिंग में थोड़ी ऑइंटमेंट लगानी होती है, उसके ऊपर फिर गॉज पीस लगाना होता है, उसके ऊपर टेप लगाना होता है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। और इस ड्रेसिंग को हम पेशेंट्स को भी सिखा देते हैं ताकि जब वो अगले दिन डिस्चार्ज होकर घर जाएं तो सुबह शाम अपने वुंड की खुद ड्रेसिंग कर सकें। आपको ड्रेसिंग कैसे करनी है वो आपको समझा रहे हैं, ठीक है। हाथ धो के अच्छे से जब ड्रेसिंग करनी है आपने। चौथी चीज जो पेशेंट्स में से पूछते हैं वो है कि सर्जरी के बाद हमारा खाना क्या खाना चाहिए। तो देखिए, ज्यादातर पेशेंट्स हेल्दी होते हैं, उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो कुछ भी खा सकते हैं, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे नॉनवेज खाएं, चाहे मीठा खाएं, कुछ भी खाएं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को अपना डाइट कंट्रोल करनी चाहिए, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर बढ़ जाए इम्प्लांट सर्जरी के दौरान या इम्प्लांट सर्जरी के बाद तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो खाने की रिस्ट्रिक्शन, यंग पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको कम से कम 1 महीने तक अपने डाइट को अच्छी तरह कंट्रोल रखना चाहिए ताकि शुगर ना बढ़े और इन्फेक्शन ना हो। पांचवी चीज जो पेशेंट्स में से पूछते हैं कि हम नहा कब सकते हैं। तो सर्जरी के अगले दिन जब हमने टाइट ड्रेसिंग निकाल ली है तो उस टाइम पेशेंट आराम से जाके शावर के नीचे नहा सकता है। तो शावर से नहाना या बाल्टी से नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहाइए, उसके बाद अपने वुंड को अच्छी तरह टॉवल से सुखाइए और उसके ऊपर ड्रेसिंग कर दीजिए। मेन चीज़ है कि वुंड को गीला नहीं रखना, क्योंकि गीला रहने से इन्फेक्शन हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम के लिए पानी में नहीं रहना, जैसे कि स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं करनी। स्विमिंग करना या वुंड को ज़्यादा टाइम के लिए गीला रखना वो 6 हफ्ते बाद ही करना चाहिए। छठी चीज़ जो मेरे से पेशेंट पूछते हैं कि हमारे को सर्जरी के बाद कपड़े क्या पहनने चाहिए। तो देखिए, जब आप घर जा रहे होंगे तो आपको एक टाइट अंडरवेयर पहनना होगा जिसमें आप इम्प्लांट को छुपा सकें, और उसके ऊपर लूज कपड़े पहने ताकि आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना लगे। कई लोग अपने साथ टाइट जीन्स ले आते हैं तो उसमें उनको अनकंफर्टेबल लगता है। तो आप टाइट अंडरवेयर जैसे कि फ्रेंची वो पहनिए, उसके ऊपर लूज पिजामा या पैंट पहन सकते हैं, आप काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। एक पेशेंट ने मेरे को बताया था कि उसने अंडरवेयर की जगह वो जॉक स्ट्रैप यूज़ करता है, जिससे पेनिस को, पेनाइल इम्प्लांट को अच्छा सपोर्ट मिलता है, वो उसको कपड़ों के नीचे आराम से छुपा सकता है। तो मैं तो ज़्यादातर लोगों को फ्रेंची ही रेकमेंड करता हूँ, लेकिन जैसे इस पेशेंट ने मेरे को रेकमेंड किया था जॉक स्ट्रैप, आप भी ट्राई कर सकते हैं।
हो सकता है ये आपको भी पसंद आए। सातवीं चीज जो पेशेंट में से पूछते हैं कि सर्जरी के बाद हमारे को दिल्ली में कितना दिन रहना पड़ेगा। तो देखिए पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी तो हो गई, उसके बाद फिर हमारे को रिकवरी का टाइम भी देना चाहिए। तो रिकवरी के लिए हम हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन रखते हैं। जैसे कि सपोजिंग मंडे को सर्जरी होती है तो हम वेडनेसडे से पहले डिस्चार्ज नहीं करते, और उसके बाद भी अगर आप दिल्ली से बाहर से आए हो 2 या 3 दिन होटल में रहिए, ताकि हम लोग आपको डेली देख पाएं और आपको फॉलोअप कर पाएं और आपको रिकवरी का टाइम भी मिले। 8वीं चीज जो पेशेंट्स में से पूछते हैं कि सर्जरी के बाद हमारे को कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसे कोई काम है जो हमारे को नहीं करने चाहिए। तो मैं 3 रिस्ट्रिक्शंस ही बोलूंगा, ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहली चीज, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना शुगर कंट्रोल रखिए, डाइट में रिस्ट्रिक्शन रखिए। दूसरा, 6 हफ्ते के लिए कुछ भारी चीज नहीं उठानी, कोई भारी काम नहीं करना। और तीसरा, 6 हफ्ते के लिए अपने वूंड को गीला नहीं रखना, तो इसलिए स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा और कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 9वीं चीज जो मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं वो है कि इम्प्लांट सर्जरी के बाद घर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कौन सी यूज करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप दिल्ली या दिल्ली के पास हैं जिसमें आपका सफर 1 से 2 घंटे में तय हो जाता है, तो आप आराम से गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं 2 दिन के बाद। या अगर आपको फ्लाइट से जाना है और फ्लाइट का सफर 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर है, तो आप 2 दिन के अंदर आराम से फ्लाइट से अपनी जगह जा सकते हैं। जैसे कई पेशेंट मेरे पास मुंबई से या बैंगलोर से या साउथ इंडिया से आते हैं, तो वो आराम से फ्लाइट में बैठ के वापस जा सकते हैं 2 दिन के बाद। लेकिन कई पेशेंट जो बिल्कुल पेरिफेरी से आते हैं, गांव से आते हैं, जिनको पूरा सफर पूरे दिन का लग जाएगा या 6-7 घंटे लग जाएंगे, उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 4-5 दिन दिल्ली में रहें, ताकि आपको वूंड अच्छी तरह सेटल हो जाए, हील कर जाए, आपको सर्जरी से रिकवरी हो जाए, उसके बाद ही आप इतना लंबा सफर तय करें। आप अपने आप गाड़ी आराम से 1 हफ्ते के बाद चला सकते हैं। और कई पेशेंट्स बाइक चलाना चाहते हैं, तो बाइक आप सर्जरी के 2 हफ्ते के बाद चला सकते हैं। उससे पहले बाइक नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि बाइक थोड़ी रफ होती है और सर्जरी वाले एरिया को थोड़ा उससे ट्रॉमा पहुंचता है। 10वीं चीज जो पेशेंट्स में से पूछते हैं कि सर्जरी के बाद हम काम पे कब जा सकते हैं। तो देखिए, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी बड़ी ही मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है। एक छोटे से ही इंसिडेंट से पूरी सर्जरी हो जाती है, तो इसकी रिकवरी भी काफी क्विक है। कई लोग अपने घर से ही काम कर सकते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम वाली बात है। तो वर्क फ्रॉम होम तो आप 2 दिन के बाद ही शुरू कर सकते हो। अगर किसी पेशेंट को ऑफिस जाके काम करना है और उनका बेसिकली सिटिंग का काम है, जिसमें कंप्यूटर के सामने बैठे रहना है, कोई ऐसा मैनुअल वर्क नहीं करना, फिजिकल वर्क नहीं करना, तो वो लोग 1 हफ्ते बाद काम के लिए आराम से ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन कई पेशेंट्स हैं जो आर्मी से आए हैं, उनको वापस फील्ड में जाना है, या फार्मर्स हैं जिनको खेतों में काम करना है, तो ये सब स्ट्रेनुअस काम आपको कम से कम 1 महीना वेट करके ही करने चाहिए। 11वीं चीज जो पेशेंट्स में से पूछते हैं कि हमारे को सर्जरी के बाद कोई दवाइयां भी लेनी पड़ेगी। तो डिस्चार्ज के टाइम पे हम पेशेंट्स को एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर और एक मल्टीविटामिन के ऊपर डिस्चार्ज करते हैं। ये दवाइयां यूजुअली 2 हफ्ते के लिए लेनी पड़ती हैं। कई पेशेंट्स को अगर पेन या डिस्कम्फर्ट थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए हुए, तो पेन मेडिकेशन 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक भी लेनी पड़ सकती हैं। और कई लोग अगर वूंड पूरा सूखा ना हो तो उनको एंटीबायोटिक्स भी थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए देते हैं। इसके अलावा और कोई मेजर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद कोई भी दवाई पेशेंट नहीं ले रहा होता। कई पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सीमन गाढ़ा नहीं निकलता, या स्पर्म क्वालिटी ठीक नहीं है, या फीलिंग नहीं आती सेक्स की। तो इन सब के लिए अलग से दवाइयाँ होती हैं, जो हम नॉर्मल दवाइयों के साथ साथ प्रिस्क्राइब करते हैं। 12वीं चीज जो पेशेंट्स में से पूछते हैं कि अगर पेनाइल इम्प्लांट के बाद पेनिस हमेशा इरेक्ट रहेगा, तो फिर हम उसे छुपाएंगे कैसे। तो देखिए, पेनाइल इम्प्लांट के बाद पेनिस इरेक्ट नहीं रहता, इम्प्लांट कैसे स्ट्रेच रहता है। मतलब कि जैसे इरेक्शन में ब्लड सप्लाई अंदर आती है, पूरा पेनिस भारी सा लगता है, वो सब चीजें इम्प्लांट के बाद नहीं होती। इम्प्लांट के बाद सिर्फ एक इम्प्लांट अंदर होता है, बाकी उसके सराउंडिंग जो पेनिस होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो उसकी वजह से कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। दूसरी बात, ये कपड़ों के नीचे, अंडरवेयर के नीचे आराम से ऊपर या नीचे की तरफ छुपाया जा सकता है। ज्यादातर पेशेंट्स को इसको ऊपर की तरफ छुपाने में ज्यादा आसानी होती है, बट कई लोग प्रेफर करते हैं कि नीचे छुपाएं, तो चाहे ऊपर छुपाओ चाहे नीचे छुपाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आराम से छुपाया जा सकता है। एक मेरे पेशेंट का एक्सपीरियंस है कि उसको अंडरवेयर से इम्प्लांट इतना अच्छी तरह नहीं छुपाया जा रहा था, लेकिन उसने जॉक स्ट्रैप यूज किया था, जिससे
उसने कहा कि मेरे को इम्प्लांट आराम से छुपाया जा सकता है। तो मैं जॉकस्ट्रैप की फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, आप भी इसको ट्राई करिए, हो सकता है आपको भी ये नॉर्मल अंडरवेयर से ज़्यादा आसान रहे। 13वीं चीज़ जो पेशेंट्स में से पूछते हैं कि इम्प्लांट के बाद मेरे को यूरिन करने में या सीमेंट डिस्चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, जो पेनिस की एनाटमी होती है, पेनिस में 2 मसल्स होती हैं और एक ट्यूब होती है। ये 2 मसल्स इरेक्शन के लिए होती हैं, तो इम्प्लांट इन 2 मसल्स के अंदर ही लगाते हैं। जो तीसरी ट्यूब है उससे यूरिन और सीमेंट डिस्चार्ज होता है, उसमें हम कोई इम्प्लांट नहीं लगाते, तो वो बिल्कुल फ्री है। तो यूरिन करने में या सीमेंट डिस्चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पेशेंट्स को आगे सेक्स करने में या यूरिन करने में या बच्चा करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक पेशेंट ने मेरे से ये भी पूछा था कि जैसे इरेक्ट पेनिस में हमारे को यूरिन में प्रॉब्लम होती है, तो इम्प्लांट के बाद भी हमारे को यूरिन करने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये है कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इम्प्लांट के बाद पेनिस इरेक्ट नहीं रहता, टिश्यूज सॉफ्ट ही रहते हैं, तो जो यूरिन वाली ट्यूब है वो कंप्रेस नहीं होती, तो इम्प्लांट के बाद यूरिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चौथा क्वेश्चन ऐसा है जो सभी लोग पूछते हैं, और वो है कि इम्प्लांट के बाद हम सेक्स कितने दिन बाद कर सकते हैं। इसका आंसर ये है कि इम्प्लांट के बाद अगर वुंड बिल्कुल हील कर जाए तो 4 से 6 हफ्ते के बाद हम सेक्स कर सकते हैं। कई पेशेंट्स ने बहुत सालों से सेक्स नहीं किया होता, वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि अब मैं ठीक हो गया और मेरे को जल्दी सेक्स करना है, तो वो 2 हफ्ते के बाद ही मेरे से मैसेज करने लग जाते हैं कि सर मेरे को कोई पेन नहीं हो रही, मेरा वुंड पूरा सूख चुका है, मैं सेक्स अभी कर सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए, ऊपर से तो वुंड सूखा हुआ है, लेकिन अंदर से हो सकता है अभी पूरा हील ना किया हुआ है। तो आइडियली आपने जब इतना टाइम वेट किया है तो और 2 हफ्ते वेट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कम से कम 4 से 6 हफ्ते वेट करिए ताकि वुंड पूरा ठीक हो जाए और उसके बाद ही आप सेक्स करें। 15वीं चीज जो मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं कि हमने सर्जरी तो करा ली, उसके बाद फिर से आपको दिखाने आना पड़ेगा कि नहीं, हमारे को फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा कि नहीं। तो देखिए, जो लोग दिल्ली में हैं उनको तो मैं यूजुअली डिस्चार्ज के 1 हफ्ते बाद बुलाता हूँ देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और उसके बाद 1 महीने बाद फिर से बुलाता हूँ देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और उनको बताते हैं कि अब सेक्स आप कर सकते हो कि नहीं। कई पेशेंट्स दिल्ली से बाहर से होते हैं और उनके लिए वापस आना पॉसिबल नहीं है, तो उन पेशेंट्स को जो छोटी मोटी बेसिक चीज़ें हैं वो हम व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे ही कंसल्ट करके एडवाइस कर देते हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि अगर आप सर्जरी करा लेंगे तो उसका फॉलोअप कैसे करेंगे, हम आराम से आपको व्हाट्सएप से या फ़ोन से सपोर्ट कर सकते हैं। और लास्ट और फाइनल चीज़ कि इम्प्लांट सर्जरी के रिकवरी में ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जो अगर आप एक्सपीरियंस करें तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको टेम्परेचर हुए जो 100 से ज़्यादा हुए और कभी कभी चिल्स या राइगर के साथ हुए। दूसरी चीज़, अगर आपको पेनिस में या स्क्रोटम में पेन हो रही हुए या पेनिस और स्क्रोटम में स्वेलिंग हो रही हुए जो नॉर्मल से ज़्यादा हुए, तो इन सब कंडीशंस में हमारे को सोचना चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी और इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ खींच के भेजते हैं। व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ खींच के भेजने से कोई आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो आइडियली आपको वापस आके जल्दी से मेरे को दिखाना चाहिए, और अगर आप दिल्ली से दूर हैं, मेरे से दूर हैं और आप इमीडिएटली नहीं आ सकते तो अपने घर के पास कोई भी एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए जो आपकी इमीडिएट इमरजेंसी को एटलीस्ट हैंडल कर सके, और उसके बाद जब चीज़ें सेट हो जाए उसके बाद मेरे पास आके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, इन 16 पॉइंट्स में आई होप मैंने आपके काफ़ी सारे सर्जरी के बाद के क्वेश्चंस आंसर करे हैं। अगर आपको मेरे से नाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में और कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। थैंक यू।